नमस्ते छात्रों, आज मैं दिनेश कुमार आचार्य, भौतिक विज्ञान अध्यापक, आदर्श विद्या मंदिर नोखा रायसर से आपको विद्युत ध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र विद्युत का अध्ययन कराएंगे। जैसे विद्युत ध्रुव के बारे में आपको बता चुके हैं कि दो समान परिमाण के आवेश प्रकृति के विपरीत हो ऐसे बने हुए युग्म को हम विद्युत ध्रुव कहते हैं। अब इस ध्रुव के कारण हमें अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले अपन निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। निरक्ष का मतलब क्या होता है? दो बिंदु विद्युत ध्रुव में दो बिंदु आवेश होते हैं, ध्रुव बने हुए होते हैं, उनको मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है और दोनों ध्रुवों पर के केंद्र पर इस अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है वह रेखा निरक्ष कहलाती है। तो निरक्ष के लिए एक बहुत बड़ी विशेषता यह होती है कि निरक्ष का आप कोई भी बिंदु लो, सभी बिंदुओं पर विद्युत ध्रुव से दूरियां सदैव बराबर होती है। तो हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस तरीका है, पहले माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को मिलाकर के विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं ये दो आवेश एक जो आपस में युग्म बना के रहे हैं, विद्युत ध्रुव ए बी है, ए और बी है, जिसकी दिशा ए से बी की ओर है। अब इसके निरक्ष पर ये कोई निरक्ष है और इसके आर दूरी पर स्थित बिंदु सी है। इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। जैसे आपको पता है इस सी बिंदु पर बिंदु ए से दूरी और बी से दूरी बराबर होगी। विद्युत ध्रुव की लंबाई 2a मानते हैं, जिससे के कारण दोनों की केंद्र से दूरियां बराबर होगी। केंद्र से दूरियां बराबर होगी, ये ए और ये दोनों दूरियां बराबर होगी। अब अपन अध्ययन करें, पहले माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव माइनस क्यू आवेश की तरफ होती है, प्लस क्यू आवेश में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू से दूर जाते हुए होती है, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश की तरफ आते हुए होती है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सी ए दिशा में होगी। अब अलग अलग पहले ज्ञात करेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र सी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ई क्योंकि ए बिंदु पर है तो ई ए बराबर हमें मालूम है, पहले हमने ये अध्ययन कर चुके हैं कि क्यू आवेश है, बिंदु आवेश, तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर kq अपॉन r स्क्वायर होगा। हमारे यहाँ आवेश q है, स्मॉल q, तो k स्मॉल q r का मान ac स्क्वायर है। अब इसकी जो दिशा है वो ca दिशा में, तो अगर सदिश के रूप में लिखे तो a ca की दिशा में होगी, ये दिशा। अब अपन पहले AC का मान ज्ञात करके इसमें रखेंगे। तो समकोण त्रिभुज AOC से हम AC का मान ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यह AC एक कर्ण की तरह हो, इसका कर्ण है, तो AC स्क्वायर का मान इसका लंब r के बराबर है, r स्क्वायर, और आधार है a स्क्वायर। AC स्क्वायर का मान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हुआ। अब अगर हम ये मान ऊपर वाले समीकरण में रखें तो EA बराबर k क्यूब अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, CA दिशा में होगी ये मान। ये हो गया
माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये प्लस q आवेश है और ये दूरी, ये इसके बीच की दूरी है, तो प्लस q आवेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण, तो वही सूत्र वही लगेगा कि क्यू अपॉन EB, B बिंदु पर प्लस क्यू आवेश, तो EB लिखेंगे। EB बराबर के आवेश का परिमाण Q दूरी BC स्क्वायर होगा। इसकी जो दिशा होगी वो BC दिशा में होगी। मतलब अब ये जो विद्युत क्षेत्र PA की दिशा ये होगी और EB की दिशा ये होगी। अब BC का मान रखें, ये समीकरण नंबर 1। अब BC का मान समकोण त्रिभुज ले लो, पाइथागोरस से BC का मान निकालो। समकोण त्रिभुज BOC से BC स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यह मान ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे। तो EB बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दिशा इसकी BC होगी। समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आप अगर गौर करें समीकरण 1 और समीकरण 2, परिमाण अगर ज्ञात करें तो EA का परिमाण KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, EB का भी KQ अपॉन R, दोनों का परिमाण बराबर है। क्यों? दोनों के आवेशों का परिमाण बराबर है, दूरियां बराबर है, तो इनके कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है अर्थात EA बराबर EB, ये दोनों परिमाण आपस में बराबर होंगे। परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशाएं अलग अलग है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, तो ये BC दिशा में होगी इसकी दिशा और इसकी CA दिशा में। तब हमें इन दोनों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को घटकों में विभाजित करना पड़ेगा। एक घटक विद्युत अक्ष के रूप में होगा और दूसरा निरक्ष के रूप में। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव C बिंदु है, मिलाने वाली जो रेखा है, अगर एक दूसरे से थीटा कोण बनाती है तो ये कोण भी थीटा होगा। त्रिभुज का नियम है बराबर दूरियों से के सामने वाले कोण आपस में बराबर है, तो दोनों कोण थीटा ही हैं। अब दोनों कोण थीटा हैं, इनको घटकों में विभाजित करना है, तो ये कोण भी थीटा होगा और ये हो गया निरक्ष और ये हो गया अक्ष। इन दो क्षेत्रों में हमें इसको विभाजित करना है, एक निरक्ष के रूप में एक अक्ष के रूप में, तो ये कोण भी थीटा होगा, दोनों थीटा होगा। अब पहले अपन प्लस क्यू आवेश के कारण करें तो ये EB cos थीटा, cos थीटा भी ले सकते हैं आप, sin थीटा भी ले सकते हैं। तो EB cos थीटा और दूसरा ये अगर देखें, सॉरी भैया ये थीटा नहीं होगा, संगत कोण के लिए ये थीटा होगा, तो ये EB sin थीटा होगा, cos थीटा नहीं होगा। संगत कोण लेते हैं ये, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इधर ये तिर्यक कोण बराबर होते हैं, इस कारण कोण थीटा। ये EB है EB sin थीटा और इधर वाला को घटक है वो EB cos थीटा होगा। इसी तरह इस EA का दो घटक है तो इधर वाला EA cos थीटा होगा और इधर वाला EA sin थीटा होगा। अब आप देख रहे हैं EB sin थीटा EA sin थीटा, EA और EB दोनों परिमाण में बराबर है, दोनों sin थीटा है, तो ये विद्युत जो राशि है सदिश राशि EB sin थीटा EA sin थीटा बराबर और विपरीत होने के कारण आपस में कैंसिल हो जाएगी।
जबकि अपन अक्ष की दिशा में जो ले घटक pb cos थीटा ea cos थीटा इनके ये दिशा आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों की दिशा समान है। तो जो परिणामी सदिश हम निकालेंगे तो केवल अक्ष पर ही निकालेंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो इसके बराबर। एक चीज विशेष इसमें ध्यान रखना है आप कि ये cos ये जो दिशा है मान लो ये c या x लिखता हूं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो cx दिशा में होगी। जैसे आपको पहले बताया हुआ है यहाँ द्विध्रुव में सभी दिशाएं हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में लेते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q से +q की ओर होती है। तो इसकी दिशा तो ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा तो और परिणामी विद्युत तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो अगर हम p की दिशा में लिखें तो ये ऋणात्मक मान है। तो यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो इसको इस तरीके से लिखेंगे E सदिश बराबर E a cos थीटा प्लस E b cos थीटा और यहाँ चूंकि सदिश लिखा हुआ है तो सदिश हमें लिखना पड़ेगा P तो या तो ऋणात्मक चिन्ह यहाँ लगा दो नहीं तो चिन्ह यहाँ ये मान होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र। ये ऋणात्मक चिन्ह लगाना जरूरी होगा क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनसे तो विद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा में होगी। अब इन क्योंकि हमें मालूम है EA बराबर EB दोनों बराबर है और दोनों का मान KQ/r² + a² और cos थीटा का अगर मान निकाले तो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कोई भी ले लो AOB B से AOB से cos थीटा बराबर आधार बटेकरण यानी OA बटे AC। OA का मान है A और AC का मान है r² + a² का वर्गमूल। ये AC का मान निकाला हुआ है यहाँ AC इसमें बराबर r²। अगर यहाँ AC का मान ज्ञात करें तो √r² + a² हो गया वो मान है। अब cos थीटा और EB का मान ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 3 में cos थीटा EA व EB का मान रखना है। तीनों का मान रख देंगे अपन और उसको सरल कर लेंगे। सरल करने पर जो मान आएगा वो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरंतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो मान रखेंगे तो E बराबर E निरक्ष लिख देते हैं यहाँ निरक्ष के लिए जो मान आएगा माइनस EA का मान ये रहा KQ/r² + a² इनटू cos थीटा A बटे √r² + a² प्लस फिर इसका मान EB का KQ/r² a² इनटू A बटा √r² + a²। इसको सरल करेंगे तो KQA सभी में आ रहा है बराबर माइनस KQA ये कॉमन है ये 1 बटा r² a² की घात 1 है। ये घात 1/2 है। 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो घात 3/2 हो जाएगी प्लस इसी में भी ये होगा 1/r² + a² की घात 3/2। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो दोनों एक जैसी राशि है 2 बराबर माइनस KQA। इसको जब सरल करेंगे तो 2/r² + a² की घात 3/2 ये मान। इसको और ज्यादा हल करें तो E निरक्ष बराबर माइनस K को ऐसे रखो 2AQ ये ब्रैकेट के अंदर और r² + a² की घात 3/2 ये समीकरण नंबर हो गई 4। अब हमें ये मालूम है यदि इसका विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण P हो, तो ये जो 2AQ है ये जो मान है वो P के बराबर होगा, तो वो हम याद रख सकते हैं। तो वास्तव में E का जो मान होगा, E का मान, E निरक्ष का जो मान होगा माइनस KP अपॉन R² प्लस A² की घात 3/2। ये समीकरण विशेष, ये निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब अगर विशेष परिस्थितियां लेवे तो अलग अलग है, क्योंकि A का मान ज्यादा हो, बहुत कम होता है, तो जब कम हो तब या अन्य कोणों पर हो, तो देखिए तो अलग अलग है। यदि A का मान, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव बहुत कम दूरियों पर होती है, यदि R का मान बहुत ज्यादा हो, किससे? A से। अगर R का मान बहुत ज्यादा हो तो A अपॉन R का मान सदैव बहुत कम होगा 1 से। एक अब इसको अलग से हल करें, E निरक्ष बराबर माइनस KP अपॉन R² कॉमन ले लो, तो जब हम R² कॉमन, ये R कॉमन लेंगे तो R² बाहर नहीं आएगा, R² के साथ में 3/2 भी बाहर घात जो आती है बाहर आएगा, इस तरीके से बाहर आएगा 3/2, और अंदर बाहर R² का लगेगा A² की घात 3/2, तो इसका मान हो गया KP बटे R³ 1 प्लस A² अपॉन R² की घात 3/2। क्योंकि A² का मान बहुत कम है, इसको नगण्य माना जा सकता है, तो A अपॉन R को नगण्य मानने पर E निरक्ष बराबर माइनस सदिश का निशान माइनस KP अपॉन R³, ये मान नगण्य हो जाएगा। यदि अपन परिमाण के रूप में ले, P कैप भी लगाना पड़ेगा, P कैप भी लगाओ, सदिश लिखो तब पे। अगर अपन परिमाण के रूप में लिखें तो E निरक्ष बराबर KP अपॉन R³, ये सूत्र होगा। जैसे आपको मालूम है, इससे पहले हमने अक्ष पर भी ज्ञात किया था, तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र E T A अक्ष, वो मान आया था 2KP अपॉन R³ आया, और ये KP अपॉन R³। अब इन दोनों की आपस में तुलना करें, समीकरण 6 और समीकरण 7 की, तो क्या होता है? E अक्ष का मान ज्यादा होता है, E अक्ष बराबर 2 इंटू E निरक्ष। तो अगर हमें एक का मान दिया हुआ है तो दूसरे का मान ज्ञात किया जा सकता है, अक्ष बराबर 2 इंटू निरक्ष। ये हुई विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या है, यदि हम कोई विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखें तो उस पर बल कितना लगेगा, बल आघूर्ण कितना होगा, उसकी प्रक्रिया हलचल क्या होगी, उसके बारे में अध्ययन करें। तो अब हमारा जो है बल आघूर्ण निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो टॉपिक प्रकरण है सम विद्युत क्षेत्र में, सम का मतलब जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान, सम विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव
अगर इसको समविद्युत क्षेत्र में रखें तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये ब्लैक बोर्ड मान लेते हैं। इस ब्लैक बोर्ड पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी जगह पर समान है, वो E मानते हैं। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है तो मान लीजिए ये हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया, यहाँ माइनस क्यू आवेश है और यहाँ प्लस क्यू आवेश है। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, सभी जगह ये है। पूरे बोर्ड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और हमें ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो इस पर बल और बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। तो आपको बताया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो कोई भी आवेश है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाला बल है। अगर Q आवेश रखेंगे तो लगने वाला जो बल का मान है वो QE होगा। अब ये भी परिमाण में Q है, ये भी, तो QE बल यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा। लेकिन आपको बताया हुआ है प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो बल लगेगा वो E की दिशा में लगेगा और माइनस Q आवेश के कारण बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो अब B बिंदु पर अगर बल लगेगा तो बल की दिशा ये होगी और बल लगेगा QE विद्युत क्षेत्र की और माइनस Q आवेश के कारण जब बल लगेगा तो वो इधर लगेगा, ये F1 मान। अब अगर अपन ये कहें कि द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा तो मान लो प्लस Q आवेश के कारण बल F1 मान लेते हैं। तो F1 बराबर होगा QE, सभी से रूप में लिखते हैं, और माइनस Q आवेश के कारण बल F2 हो तो F2 बराबर माइनस QE। अब हमें अगर परिणामी बल निकालना हो, क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं, इस कारण परिणामी बल F बराबर, ये परिणामी बल है, F बराबर F1 प्लस F2 QE माइनस QE। तो F का मान 0 होगा। कहने का मतलब यह है यदि कोई विद्युत द्विध्रुव है और समविद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो ये समविद्युत क्षेत्र के अंदर इस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो जब किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगता है इसका मतलब ये नहीं वो स्थिर रहेगी, वो स्थानांतरण गति नहीं करेगी। तो हमारा ये विद्युत द्विध्रुव भी कोई स्थानांतरण गति नहीं करेगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए ये दोनों बल बराबर तो है, विपरीत दिशा में, एक ही रेखा में नहीं है। यदि बल संरेखीय यानी एक ही रेखा में ना हो तो बल आघूर्ण, तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है और उस बल आघूर्ण की हमें गणना करनी है। यदि इसके कारण उत्पन्न बल आघूर्ण तो हो तो अपन बल आघूर्ण बराबर होता है बल आघूर्ण बराबर बल इनटू लंबवत दूरी, जिन बल जो लग रहे हैं दूरी, ये मैंने दो बल आघूर्ण दो बलों से लगता है तो दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी और बल। तो अब इन दोनों बलों की लंबवत दूरी क्या है, ये इनको मैं ऐसे खींचूं, शायद इसको यहां खींचूं इस तरीके से, एक लंबवत दूरी ये हो सकती है। तो आप यहां पर भी खींच सकते हो ये दोनों दूरी, ये बिंदु मैं सी लिख रहा हूं, ये कोण थीटा है। मान लेते हैं विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित है। अगर विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित है तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा, तो बल होगा F एक ध्रुव पर इनटू F1 ले लो चाहे F2 ले लो इनटू लंबवत दूरी, यहां लंबवत दूरी BC है
BC का अगर मान निकालें त्रिभुज ACB से, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो ये जो दूरी है, लंब दूरी हुई, ये आधार का मान, ये जो द्विध्रुव है ये 2 है, इसका मान हमें मालूम है, तो हमें कर्ण से जोड़ेंगे, यानी BC बटे 2a बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो BC बराबर 2a साइन थीटा। तो समीकरण, ये समीकरण नंबर 1, F1 का मान रखेंगे और PC का मान रखेंगे, तो हमारे पास में 2 का मान आ जाएगा। F1 व BC का मान रखने पर तो बराबर R1 QE क्रॉस BC का मान R2a sin थीटा। इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, E2AQ sin थीटा। जैसे आपको मालूम है 2AQ विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, तो टो बराबर ET sin थीटा। ये हो गया विद्युतीय ध्रुव। अगर अपन सदिश रूप में लिखें तो टो बराबर P क्रॉस T लिखा जा सकता है। ये विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण। इस तरह ये आपका चैप्टर जो है वो आपका खत्म। और ये नमस्ते।